नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी आपकी सही दिशा में चल रही है। आज जो आपके चर्चा होने वाली है, जिसके लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ, इसमें हम बात करने वाले हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल की, क्योंकि हमने पूर्व में क्विक रिवीजन के अंतर्गत हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। और क्विक रिवीजन के अंतर्गत अभी तक जो हमने देखा है, सबसे पहले हमने देखा था प्राचीन भारत के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हमने देखा था पाषाण सभ्यता से लेकर सैंधो सभ्यता तक, और पाषाण सभ्यता से सैंधो सभ्यता के बाद हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो हमने तीसरी चर्चा की थी, जिसमें विभिन्न धर्मों को, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनकी चर्चा की थी, और साथ ही साथ मौर्योत्तर काल की चर्चा की थी। तो इस क्रम में हमारी 3 वीडियो पूर्व में आ चुकी हैं और ये चौथी वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से आपका प्राचीन भारत का जो इतिहास है, क्विक रिवीजन के दृष्टि से, क्विक रिवीजन के लिहाज से वो आपका समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद आधुनिक भारत की हम चर्चा करेंगे। प्रयास हमारा रहा है, क्योंकि देखो क्विक रिवीजन है, जरूरी नहीं है कि 1 घंटे में हम 3 से 4 टॉपिक का बृहद तरीके से अध्ययन कर सकें। तो जो चीजें महत्वपूर्ण लगी हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, उनका संकलन मैं आपके लिए लेकर अभी तक आता रहा हूं, और 3 सीरीज इसकी आ चुकी है। ये चौथी सीरीज आपको मिलने वाली है। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगी। जो आपकी आगामी परीक्षा है, इसमें निश्चित रूप से आपको इससे मदद मिलेगी। तो चलिए एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं, और गुप्तोत्तर काल और गुप्त काल की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि मौर्योत्तर काल तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। यहाँ पे बात हो रही है गुप्त वंश के परिचय के बारे में। गुप्त वंश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और गुप्त वंश के परिचय से संबंधित यदि हम बात करें तो लगभग 275 से 550। और आपको बता दें, पीडीएफ के लिए जो लोग पीडीएफ के लिए परेशान हैं, पीडीएफ के लिए आप पहला कमेंट देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, कुलेंद्र सिंह यादव के नाम से होगी, और उस लिंक के माध्यम से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे और वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ का प्रश्न, अब सवाल जो था पीडीएफ का, वो समाप्त हो गया है। पीडीएफ अपने दिमाग में अब मत रखिएगा। आगे अब बात कर लेते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के बारे में यदि हम देखें तो लगभग 275 से लेकर 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, और इनके जो संस्थापक थे वो तो माना जाता है महाराज श्रीगुप्त को, और लगभग 275 ईस्वी तक में जो है इन्होंने शासन प्रारंभ किया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो बोला जाता है कि इनका जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखिएगा कि गुप्त वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करता था, यह आपको पता होना चाहिए। अब अगर पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था तो चंद्रगुप्त पहला शक्तिशाली शासक, तो चंद्रगुप्त प्रथम से अब अपनी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं, और एक एक करके इनके जो शासक हुए हैं, शासक तो इनमें बहुत सारे थे, लेकिन जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। विशेष रूप से यदि हम बात करें तो स्कंदगुप्त तक हम बात करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे, समुद्रगुप्त की बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे, कुमारगुप्त प्रथम की बात करेंगे, और इसके बाद स्कंदगुप्त की बात करेंगे। स्कंदगुप्त के बाद यदि हम देखें तो जो मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य था, ये बिखरने लगा था, और बहुत सारे शासक आए, लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है आपकी परीक्षा में, इसलिए हम उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। अब इसमें आप देखोगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि गुप्त संवत का जो प्रवर्तक माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त संवत के प्रवर्तक थे, ऐसा माना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है चंद्रगुप्त प्रथम की, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बता दें कि गुप्त वंश का जो प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, प्रथम वास्तविक संस्थापक। हालांकि गुप्त वंश की जो वंशावली रखी है वो आप जानते हो कि अभी आपको बताया गया कि गुप्त वंश की जो वंशावली थी महाराज श्रीगुप्त द्वारा रखी गई थी, लेकिन प्रथम वास्तविक संस्थापक यदि हम बात करें जहां से गुप्त वंश का
उद्भव आप कह सकते हो, चरमोत्कर्ष पर जाना प्रारंभ हुआ, वो बेस्ट समय जो प्रारंभ हुआ वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में हुआ। इसके साथ साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यह भी कई बार पूछा जाता है या इसलिए इसको भी हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे इसमें आपने देखा कि गुप्त संवत का जो प्रवर्तक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे आपको यह भी समझना है कि गुप्त संवत जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, इसका उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है। जैसे आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किस अभिलेख में मिलता है, तो आप बताओगे कि इसकी चर्चा मथुरा अभिलेख में देखने को मिलती है। ठीक है, तो गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, लेकिन मथुरा अभिलेख में इसकी सबसे पहले चर्चा देखने को मिलती है। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक जो था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। यह भी आपको पता होना चाहिए। इस सिक्के में यदि हम बात करें तो एक तरफ चंद्रगुप्त कुमार देवी और दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र अंकित होता था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी आपको याद रखना चाहिए कि एक तो आपने सुना था गुप्त संवत, अभी आपने देखा, और एक था शक संवत। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि गुप्त संवत और शक संवत में अंतर कितने का होता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, अलबरौनी का जो विवरण है, अलबरौनी के विवरण से स्पष्ट होता है कि गुप्त संवत और शक संवत में लगभग 241 वर्षों का अंतर है। ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों संवत में लगभग 241 वर्षों का अंतर है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप नोट कर सकते हो कि गुप्त संवत और शक संवत में लगभग 241 वर्षों का अंतर आपको देखने को मिलता है। इतनी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले शासक के बारे में। अगला शासक आता है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक एक करके शासकों के बारे में देखेंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे तो उनकी भी चर्चा हम करेंगे। अब बात आ रही है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की यदि हम बात करें तो यहाँ पे विंसेंट स्मिथ लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिया था समुद्रगुप्त को। विंसेंट स्मिथ ने, इनका पूरा नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ। क्या नाम था पूरा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसकी है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिएगा अर्ली, क्योंकि पीडीएफ में नहीं है डिटेल। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक थी, ये पुस्तक थी विंसेंट आर्थर स्मिथ की। और इस पुस्तक में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि से सम्मानित किया है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि इनको दिया है। आपको बता दें कि समुद्रगुप्त के बारे में जब आप पढ़ते हो तो इसी समय काल में आपको देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और प्रयाग प्रशस्ति में क्या चीजें देखने को मिलती हैं कि हरिसेन द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है। इसका? समुद्रगुप्त का। तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन जो एक आप कह सकते हो कवि थे, उनके द्वारा प्रशंसनात्मक विवरण किया गया है, वर्णन किया गया है किसका? समुद्रगुप्त का। और साथ ही साथ जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख कहां देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि समुद्रगुप्त की विजयों का जो उल्लेख है वो आपको देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। यह आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को एक उपाधि मिली थी जिसका नाम था परक्रमांक। परक्रमांक की उपाधि जो समुद्रगुप्त था ये धारण करता था। और इसके समयकालीन के बहुत सारे नरेश हैं
जहां पर इन्होंने विजय भी प्राप्त किया था, तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन से नरेश समुद्रगुप्त के समकालीन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत के यहाँ पे नरेश दिए धनंजय, धनंजय जो नरेश थे ये कहाँ के थे, ये थे कुस्तलपुर के नरेश थे और इसके समकालीन थे। नीलराज नरेश थे अवमुक्त के, ये भी इसके समकालीन थे। उग्रसेन जो नरेश थे ये थे पालक्का के, ये भी इनके समयकाल थे। और विष्णुगोपा और विष्णुगोपा पर ही मतलब कांची के नरेश थे, और कांची के नरेश को जब इन्होंने विजित किया था उसी का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। कहां पर, प्रयाग प्रशिष्टि में जो देखने को मिलता है विजय अभियानों का उल्लेख, उसमें विष्णुगोपा को हराने का भी उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि समुद्रगुप्त के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय महत्वपूर्ण है अपने संदर्भ में। अन्य नाम इनका था देवगुप्त, देवराज, देवश्री। इनकी जो उपाधियां थी वो थी विक्रमादित्य, सकारी, शक विजेता, ये इनकी उपाधियां थी। ये आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये बहुत सारी उपाधियां धारण करते थे, जिनमें आपने देखा कि विक्रमादित्य, सकारी, शक विजेता प्रमुख। इसके बाद आप बात करते हो इनके समयकाल की, जब आप बात करते हो तो आप देखते हो महरौली अभिलेख, महरौली लेख में क्या चीजें आपको देखने को मिलती है कि विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी इन्होंने। महरौली लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दूसरा पता चलता है कि वर्तमान में कुतुब मीनार के जो समीप स्थित है, मतलब विष्णु ध्वज की स्थापना जहां पर कराई गई थी वो आप देखा कि विष्णुपद पर्वत पर है। दूसरा महरौली लेख जो है ये वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप स्थित है। तीसरा चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। महरौली लेख में चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। और विशेष रूप से यदि हम बात करें तो ये गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समयकालीन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनका विवरण इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और जानकारी देखते हैं तो पता चलता है कि इनके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया गया था। इनके द्वारा अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। शकों को हराने के उपलक्ष्य में इनके द्वारा चांदी के सिक्के भी चलाए गए थे। तो यह भी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, रजत मुद्राएं चलाई थी। क्यों चलाई थी? शकों को हराने के उपलक्ष्य में चलाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इनका समयकालीन कौन था? इनका समयकालीन था फाह्यान, ये आपको पता होना चाहिए। एक यात्री था, विदेशी यात्री था, जो कि इनका समयकालीन था, यह आपको पता होना चाहिए। आप जानते होंगे कि इनके दरबार की जब बात होती है तो यहाँ पे 9 रत्न भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न भी थे। इन 9 रत्नों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें तो महाकवि कालिदास थे, ठीक है। दूसरे यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है चिकित्सक थे धन्वंतरी, ये भी थे, चिकित्सक थे धन्वंतरी। तीसरा है खगोल विज्ञानी, यहाँ पे लिखा है धन्वंतरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो खगोल विज्ञानी थे उनका नाम था वराहमिहिर, ठीक है, वराहमिहिर। ये आपको पता होना चाहिए कि वराहमिहिर जो थे एक खगोल विज्ञानी थे। इसके बाद यहाँ पे कोशकार थे जिनका नाम था अमर सिंह, वास्तुकार थे जिनका नाम था शंकु, यहाँ पे ज्योतिषी थे जिनका नाम था छप्पड़क, यहाँ पे व्याकरणज्ञ थे जिनका नाम था वरुचि, और यहाँ पे एक जादूगर भी थे जिनका नाम था बेताल भट्ट, कूटनीतिक यहाँ पे थे घटकर पर। इतना आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे इनके बारे में पता होना चाहिए। अक्सर हमें इन 9 रत्नों के बारे में पता होता है, इनके बारे में हमें जानकारी होती है, लेकिन हम गलती कहां पर करते हैं? हम इनका जो पेशा है, जो 9 रत्न थे इनका जो पेशा है वो हम याद नहीं रखते हैं।
उनके नाम को याद रखते हैं। तो याद रखिएगा कि हमें दोनों चीज याद रखनी है। हो सकता है परीक्षा में आपसे कुछ इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए और उसमें क्रम दूसरा हो, जैसे कि कोई प्रश्न है और उसमें कई सारे कथन दिए हुए हैं और एक कथन उसमें यह भी दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में एक खगोल विज्ञानी अमर सिंह थे। तो क्या खगोल विज्ञानी अमर सिंह थे? नहीं थे, खगोल विज्ञानी थे वराहमिहिर। तो ये कथन गलत हो जाएगा। या इस तरह से पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में धन्वंतरी खगोल विज्ञानी थे, तो नहीं, गलत है। तो हमें पता होना चाहिए विशेष रूप से जो कुछ प्रमुख हैं, जैसे धन्वंतरी के बारे में पता होना चाहिए क्या थे, वराहमिहिर क्या थे ये पता होना चाहिए, कालिदास तो सबको पता है, ज्योतिषी कौन थे और जादूगर कौन थे, इनका पेशा भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ नाम पता होना चाहिए। तो आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अभी बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ फैक्ट और है जो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपसे बोल दिया जाए कि गुप्त काल में कला का या साहित्य व कला का सबसे बेहतर काल कौन सा था, तो याद रखना है कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन था वो साहित्य व कला का स्वर्ण युग कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी कि रजत मुद्राओं का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, तो अभी आपको बताया कि शकों को हराने के उपलक्ष्य में रजत मुद्राओं का इनके द्वारा प्रचलन किया गया था। तीसरा आपने देखा कि फाहयान इनके समयकालीन थे, तो चीनी यात्री जो फाहयान थे वो इन्हीं के समय काल में यहाँ पर वापस आए थे, भारत आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ खगोल विज्ञानी वराहमिहिर को आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे धन्वंतरी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट देखते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं अगले शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इनसे संबंधित फैक्ट को हम देखते हैं। क्या चीजें इसमें दी हुई हैं, यदि कोई कमी होगी तो मैं बताऊंगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कुमारगुप्त प्रथम जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जिन्होंने शासन किया, इनकी उपाधि थी महेंद्रादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से ये उत्पन्न थे। सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं इन्हीं के समय काल के हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख किसके समय काल के हैं, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक जो इस समय के अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये कुमारगुप्त के काल के हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें ताम्रपत्र यहाँ पे धनदय, दामोदरपुर और बैग्राम से प्राप्त हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं इस समय काल की। और एक बिलसड नामक अभिलेख है जहां पर गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त प्रथम तक देखने को मिलती है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा अभिलेख है जहां पर गुप्तों की वंशावली देखने को मिलती है और वह भी सिर्फ कुमारगुप्त प्रथम तक देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है ये अभिलेख है बिलसड अभिलेख। और बिलसड अभिलेख में गुप्तों की जो वंशावली है वो कुमारगुप्त प्रथम तक आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाता है स्कंदगुप्त। लेकिन स्कंदगुप्त पे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं कुमारगुप्त के बारे में जो मैं बता देता हूं, इसमें नहीं है उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, इसी के समय काल में, कुमारगुप्त के ही समय काल में नालंदा विश्वविद्यालय जिसको बोलते थे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, उसकी आधारशिला रखी गई थी। तो यह याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो आधारशिला थी वो कुमारगुप्त प्रथम के समय काल में रखी गई थी। दूसरा यह याद रखना है कि इनके द्वारा कुमारगुप्त की जो मुद्राएं थी वहां पे गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति देखने को मिलती है। इससे पहले क्या था कि यहाँ पे गरुड़ की आकृति देखने को मिलती थी, लेकिन कुमारगुप्त के समय काल से गरुड़ के गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति देखने को मिलती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसने अश्वमेघ यज्ञ भी किए तथा अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा भी चलाई। अभी मुद्राओं में जब हम आएंगे तो अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा के बारे में भी बताएंगे। तो इतना याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा किसने चलाई, तो आपको याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त, इनकी जो उपाधि थी सबसे पहले कर्मादित्य, ये आपको पता होना चाहिए, कर्मादित्य नामक उपाधि थी। स्वर्ण सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे
और जो स्वर्ण सिक्के थे उसमें आप देखोगे कि मुख्य भाग जो इसका था स्वर्ण सिक्कों का, यहाँ पे धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति थी और जो पृष्ठ भाग था उसमें पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी थी। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर श्री स्कंदगुप्त भी उत्तीर्ण देखा गया है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी करना है। हुणों का जो पहला आक्रमण था उसमें स्कंदगुप्त विजयी हुए थे और कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ध्वज तथा कुछ सिक्कों के ऊपर कर्मादित्य का भी अंकन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आता है तोरमाड़। तोरमाड़ महत्वपूर्ण है, अक्सर पुस्तकों में इनकी चर्चा देखने को नहीं मिलती लेकिन पता होना चाहिए तोरमाड़ के बारे में। भारत का दूसरे हुण आक्रमण का यह नेता था और विशेष रूप से जो एरण अभिलेख है वहां पे यदि हम देखें तो बराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है एरण अभिलेख, और धन्य विष्णु की इसमें बात की गई है जो कि तोरमाड़ का सामंत था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बताएं तो मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल जो था वो तोरमाड़ का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है एरण जो है ये बराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। अब इसके बाद यदि हम बात करें स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, इसके बाद हम इस समय काल की अर्थव्यवस्था पर आएंगे। तो आपको बता दें स्कंदगुप्त जो थे ये अंतिम प्रतापी राजा थे गुप्त वंश के, और इसके बाद से गुप्त वंश जो था वो कमजोर होने लगा और उसका विघटन धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका था। इनकी जो उपाधियां थी विशेष रूप से सिक्कों पर इनको क्रमादित्य की उपाधि देखने को मिलती है। विक्रमादित्य की उपाधि जो इनकी मिली है वह भीतरी अभिलेख पर देखने को मिलती है, और सकादित्य की जो उपाधि है इनकी वो कहोम अभिलेख पर देखने को मिलती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अन्य शासक महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्विक रिवीजन के माध्यम से हम देख रहे हैं चीजों को, तो क्विक रिवीजन में इसकी चर्चा आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे इस समय काल में कई सारे नाटक थे, ठीक है, गुप्त काल में कई सारे नाटक थे और वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लेखकों के बारे में। जैसे पहला था मालविकाग्निमित्रम। मालविका, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि उसमें है नहीं, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा विक्रमोर्वशीय, ठीक है। ये सारे के सारे नाटक हैं वर्षीय, ठीक है, इसको पता होना चाहिए, उसमें से ज्यादातर चीजें आप जानते होंगे। तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। चौथा आता है मुद्रा राक्षसम। ठीक है। पांचवा आपका आता है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। और छठवां आपका आता है मृच्छकटिकम। ये सारे के सारे नाम आप सुने होंगे, ऐसी बात नहीं है। कटिकम सुने हैं, याद है तो अच्छी बात है, जहां पे यदि आप भूलते हो तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम। और अगला आपका आता है इसके बाद चारु दत्तम। चारु दत्तम, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, देवी चंद्रगुप्तम, मृच्छकटिकम, स्वप्नवास दत्तम और चारु दत्तम। अब इनमें इनके लेखक कौन है और इनमें क्या कहानी है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि पहला यदि हम बात करें मालविकाग्निमित्रम, तो सबसे पहले इसके जो लेखक हैं वो है कालिदास। महाकवि कालिदास की ये कृति है मालविकाग्निमित्रम। किसकी चर्चा इसमें की गई है? इसमें अग्निमित्र और मालविकी के प्रेम कहानी की चर्चा की गई है, ठीक है। तो याद रखना है अग्निमित्र और मालविका के कहानी की चर्चा, प्रेम कहानी की चर्चा इसमें की गई है।
कालिदास द्वारा रचित है। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, यह भी कालिदास द्वारा रचित है और इसमें एक सम्राट हुआ करते थे, सम्राट पुरुरवा। तो सम्राट पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है विक्रमोर्वशीयम में। ठीक है। तीसरा आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये भी कालिदास द्वारा रचित है और इसमें दुष्यंत व शकुंतला की कहानी का वर्णन आपको देखने को मिलता है। अगला आता है मुद्रा राक्षसम या मुद्रा राक्षस। तो ये विशाख दत्त की रचना है। ये तीनों तो कालिदास की हो गई। ठीक है, कालिदास की रचना हो गई। ये है विशाख दत्त की रचना, विशाख दत्त की रचना। इसमें किन चीजों का वर्णन है तो आपको बता दें, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से मगध सिंहासन पर बैठे थे उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला आता है देवी चंद्रगुप्तम। यह भी विशाख दत्त द्वारा रचित है, विशाख दत्त ने इसकी रचना की है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वारा शक राज का वध किया गया था और ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया गया था, उसकी चर्चा आपको देवी चंद्रगुप्तम में देखने को मिलती है। इसके बाद अगला आ गया आपका मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम आप जानते हो शूद्रक की रचना है और इसमें चारुदत्त और बसंत सेना के वर्णन किया गया। चारुदत्त और बसंत सेना नायिका थी, उनका वर्णन इसमें किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई मृच्छकटिकम की। मृच्छकटिकम के बारे में देखते हैं तो स्वप्नवास दत्तम है। ये महाकवि भास की रचना है और स्वप्नवास दत्तम में महाराज उदयन व वासव दत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है चारुदत्तम और चारुदत्तम भी महाकवि भास की रचना है और इसमें नायक जो है वो काल्पनिक नायक है और उसमें कल्पना की है महाभास ने और महाकवि भास ने और उसकी चर्चा की गई है। तो यदि आपको कहानी के बारे में ना पता हो कोई बात नहीं, लेकिन किसकी रचना है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला नाम आपका इसमें आता है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। स्वप्नवास दत्तम महाकवि भास की रचना है और चारुदत्तम यह भी महाकवि भास की रचना है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं गुप्त काल की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी देखेंगे और चीजों को अच्छे से, जो चीजें हमें लगता है कि हमें नोट करनी चाहिए उसको हम नोट करने का भी प्रयास करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम आ गए हैं और सबसे पहले आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में ताम्र लिपि कुछ यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। स्थान के नाम आते हैं। जैसे पहला आता है ताम्र लिपि। ये क्या है? बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था इस समय में। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन यहीं से होता था। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा व सुमात्रा से व्यापार हम ताम्रलिप्ति बंदरगाह के माध्यम से करते थे। अगला आता था भड़ौच। भड़ौच जो है ये पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार हम इन्हीं बंदरगाह के साथ करते थे। इसके बाद श्रेणियां आती हैं। ठीक है, श्रेणियां क्या होती थी इस समय काल में, उसके बारे में देख लेते हैं। श्रेणियों की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा विशेष महत्व के ये संगठन थे। व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित किए गए थे। अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार रखते थे और सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण करते थे। प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख होता था और अपने नियम स्वनिर्मित होते, मतलब इनके द्वारा जो नियम है वो स्वयं बनाए जाते थे। तो श्रेणियां क्या थी वो आपने देख लिया। एक विशेष महत्व का संगठन होता था। बाकी भड़ौच हो गया, ताम्रलिप्ति, ये दो प्रमुख बंदरगाह इस समय के थे, इनके बारे में आपने देख लिया। अब इसके बाद आती है स्वर्ण मुद्रा। इस समय में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको कहते थे दीनार। तो दीनार यहाँ की स्वर्ण मुद्रा होती थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें आप देख रहे होगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा सिद्धांत शिरोमणि लीलावती भास्कराचार्य। इसमें क्या है कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक रचना है, यह एक रचना है और इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ये दो रचनाएं हैं, इनके लेखक कौन है? भास्कराचार्य।
इसके बाद आयुर्वेद शास्त्र के बारे में पूछा जाता है, इसके लेखक हैं धन्वंतरी। और चांदी के सिक्के की यदि हम बात करें तो इसको इस समय काल में रूपक कहा जाता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ रचनाओं के बारे में बताया जाता है, तो उनको बात भी आपको नोट करना है। फिर हम आते हैं एरण पर। एरण अभिलेख की अक्सर चर्चा होती, क्यों? क्योंकि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय जो साक्ष्य है वो एरण अभिलेख है, ये आप सबको पता होगा। 510 ईस्वी का अभिलेख है और सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का इसमें उल्लेख किया गया है। तो सती प्रथा के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो अभिलेख था वो है एरण अभिलेख, और इसमें सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख देखने को मिलता है। 510 ईस्वी का यह अभिलेख है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें बात आ गई विभिन्न करों के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं करों, और कुछ खेलों की बात इसमें की जाएगी। जैसे सबसे पहले उदंग क्या होता था? भूमि कर होता था या भाग कर होता था। आप जानते हो इस समय काल में 1/6 भाग भू राजस्व की दर थी, मतलब भू राजस्व जो है कुल उपज का 1/6 होती थी। ये आप कंठस्थ कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 1/6 भू राजस्व की दर इस समय होती थी। इसके बाद विदक भागम क्या होता था? यहाँ पे मागम लिखा है, ये है विदक भागम। ठीक है, विदक भागम। विदक भागम क्या होता था? प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर था उसको हम बोलते थे विदक भागम। कौशेय क्या होता था इस समय काल में? रेशम का पर्याय था, इसको बोलते थे कौशेय। संस्कृत क्या थी इस समय काल में? गुप्त कालीन उच्च लोगों की भाषा जो थी वो संस्कृति थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त काल में उच्च लोगों की भाषा क्या थी, तो आपको बताना है कि गुप्त काल में उच्च लोगों की भाषा थी संस्कृति। इसके बाद वारंगल क्या है? लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था, मतलब वारंगल नामक जो स्थान है वो इस समय लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। मृच्छकटिकम के बारे में क्या बताएं कि शूद्रक की एक रचना है, अभी आपने पूर्व में देखा है। शतरंज क्या था इस समय काल में? तो गुप्त काल के दौरान उद्भूत जो खेल था वो था शतरंज। पूछा जा सकता है कि गुप्त काल के दौरान उद्भूत खेल कौन था, तो आपको बताना है शतरंज। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अन्य चीजों के बारे में। जैसे अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कुछ अन्य चीजें, जैसे कि इस समय काल में गुप्त काल में हम बात करें तो प्रशासन कैसे चलाया जाता था। आप जानते हो कि ऐसा बोला जाता है कि गुप्त काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो प्राक सामंती शासन था, मतलब गुप्त काल में जो शासन व्यवस्था थी वो प्राक सामंती व्यवस्था के अनुसार चलाई जाती थी। संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी। जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होती थी वहां उस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। यहाँ पर भी जो शासन था वो कई भागों में विभक्त करके चलाया जाता था, जैसे केंद्रीय शासन हो गया और प्रांतीय शासन हो गया। केंद्रीय शासन की जब बात करते हैं तो राजा जो है वो शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और इसके पास कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य शक्तियां निहित होती थी। लेकिन याद रखना है सभी शक्तियां जो है इस समय राजा के पास थी, लेकिन राजा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। कानून बनाने का जो अधिकार था वो एक अलग व्यवस्था थी, उसमें राजा का हस्तक्षेप नाम मात्र का होता था। मंत्रिपरिषद जैसे आज में होती आज देखने को मिलता है, इससे इसी तरह से उस समय भी मंत्रिपरिषद देखने को मिलती थी। लेकिन अंतर क्या था कि आज कोई भी जो योग्य होता है, जिसको सरकार योग्य समझती है, जिसको अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष योग्य समझता है, उसको बना देता है। उस समय में क्या था, जो मंत्री होते थे, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते थे वो सिर्फ और सिर्फ उच्च कुल से जुड़े हुए लोग होते थे। मतलब कि गुप्त काल में उच्च कुल से जुड़े हुए लोगों को ही मंत्रिपरिषद में जगह दी जाती थी। साथ ही साथ इनका जो पद था वो वंशानुगत होता था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस समय भी नौकरशाही थी। जैसे आज के समय में नौकरशाही है, ऐसे उस समय भी नौकरशाही थी और उस समय के जो नौकरशाह थे उनको अमात्य नाम से जाना जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन के बाद आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में यदि हम देखें तो केंद्र द्वारा शासित क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई जो होती थी, सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसको देश या राष्ट्र कहते थे। केंद्र द्वारा शासित प्रदेश की सबसे बड़ी, मतलब जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसको बोलते थे देश या राज्य। ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो शासक था वो गोप्ता होता था। ठीक है, देश जो है वो कई भुक्तियों में बटा होता था और प्रत्येक, यदि हम बात करें
कि सबसे छोटी इकाई जो भुक्तियों की होती थी वो विषय होती थी, और विषय का जो प्रधान होता था उसको विषयपति कहते थे। यह आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है मौर्य काल से संबंधित। मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित प्रश्न बनता है। गुप्त काल में इनके प्रशासन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अब गुप्तोत्तर काल की तरफ। अब सबसे पहले बात आती है प्रवरसेन प्रथम की। प्रवरसेन प्रथम के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रवरसेन जो इनका शासन काल था 275 से 335 ईस्वी तक का इनका शासन था। वाकाटक वंश से संबंधित थे, सम्राट की उपाधि रखते थे। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किया गया है, तो नाम आपको याद रखना है प्रवरसेन प्रथम। आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ दर्शन के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से संदर्भित, इस भाग से भी संदर्भित प्रश्न बनते हैं। तो विभिन्न दर्शनों के प्रवर्तक कौन हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसको भी यहीं पे समाहित किया गया है। जैसे न्याय दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक हैं ऋषि गौतम, और इनको अक्षपाद भी कहा जाता था। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय। 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व इनके द्वारा बताया गया है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में 16 पदार्थों का अस्तित्व है। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो इसके प्रतिपादक है महर्षि कपिल। सिद्धांत इनका जो है वो है आत्मा का आवागमन, अज्ञानता ही दुखों का कारण है, ये बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वेदांत दर्शन, और वेदांत दर्शन में यदि देखिए भारतीय विचारधारा की ये पराकाष्ठा है। इसके 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि वेदांत दर्शन के 3 आधार कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। ये आपको हमेशा याद रखनी है। अब एक एक करके दर्शन के बारे में देख लेते हैं, विभिन्न दर्शनों के बारे में और उनके प्रवर्तकों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है आपको योग दर्शन। तो योग दर्शन की यदि हम बात करें तो इसके प्रवर्तक थे पतंजलि, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की यदि हम बात करें तो कणाद इसके प्रवर्तक थे। तीसरा आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन की यदि हम बात करें तो जैमिनी इसके प्रवर्तक थे। वेदांत दर्शन की यदि हम बात करें तो आप देखोगे कि वादरायण ऋषि थे जो इसके प्रवर्तक थे। इसके बाद आता है अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, ये आपको पता होना चाहिए। और अगला है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक हैं या प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद याद रखना है मध्वाचार्य, और एक और आया है नव्य न्याय, इसके प्रवर्तक हैं गंगेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समस्या कहाँ पे होती है, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। तो याद रखिएगा अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के हैं रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य। तो ये 3 अक्षर पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको याद करने में भी हमें समस्या होती है। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद। ठीक है, तो ये तीनों आप अवश्य याद रखिएगा। बाकी का आपको योग का याद ही है पतंजलि, वैशेषिक भी याद रहता है हमें कणाद, मीमांसा के हैं जैमिनी, वेदांत के हैं बादरायण, और इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। तो इसको याद कर लीजिएगा। कई बार यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है तो वो हमारा गलत ना हो, हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम अपनी परीक्षाओं में सही कर पाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात आ गया एहोल प्रशस्ति अभिलेख की। एहोल अभिलेख आप जानते हो प्राप्त हुआ था और इसकी चर्चा भी होती है। तो इसमें क्या चीजें हैं, इसमें पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन है। तो याद रखिएगा यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये एहोल प्रशस्ति अभिलेख में देखने को मिलता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, हर्ष इसमें पराजित हुए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एहोल प्रशस्ति आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है ह्वेनसांग का। ठीक है, ह्वेनसांग के बारे में काफी प्रश्न, ह्वेनसांग के अतिरिक्त फाहयान हो गए, इस तरह के जो विदेशी यात्री आए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। ह्वेनसांग के बारे में यदि हम बात करें तो हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना ह्वेनसांग का भारत आगमन था। मतलब सम्राट हर्ष के समय में ये भारत आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए इन्होंने प्रस्थान किया था। कहां से आए थे,
तांग शासकों की राजधानी चंगन से ये भारत में प्रस्थान किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है CUT। ठीक है, तो ह्वेन त्सांग का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है CUT, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने भीनमाल की भी यात्रा की थी, यात्रियों का राजकुमार इनको उपाधि दी गई थी। और आपको बता दें कि 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का भी इन्होंने दौरा किया था। तो ह्वेन त्सांग के बारे में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, किसके समय में ये भारत आए, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी CUT, उन्होंने उसमें बताया कि मथुरा जो है इस समय काल में, हर्षवर्धन के समय काल में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और बनारस जो है वो रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो कहने का मतलब है जो बनारस आज हम चर्चा करते हैं रेशम के लिए, आज से नहीं प्रसिद्ध है, मतलब ऐतिहासिक काल से बनारस रेशम के लिए प्रसिद्ध रहा है। आगे बात करेंगे अब, तो हमारे 4 धाम हैं। कौन कौन से 4 धाम हैं? 4 धाम हमें, जो बड़ा 4 धाम, छोटा 4 धाम की यदि हम बात करें तो छोटा 4 धाम में आपके उत्तराखंड में ही आ जाते हैं। कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तो आते हैं छोटा 4 धाम। बड़ा 4 धाम में कौन कौन से आते हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और पुरी, ये आते हैं 4 धाम के अंतर्गत। इसके बाद आपको पता होगा कि राजपूत, जो राष्ट्रकूट थे, जो पाल थे और जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनमें त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा था। और जब ये त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था तो इसमें अंतिम रूप से जो सफल हुए थे वो गुर्जर प्रतिहार हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन कौन से हैं। इन्होंने पश्चिम में जिस मठ की स्थापना की उसको बोलते हैं द्वारका, ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। पूर्व में इन्होंने एक मठ की स्थापना की जिसको आप पुरी बोलते हो, उड़ीसा में है। उत्तर में इन्होंने एक मठ की स्थापना की जिसको ज्योतिर्मठ बोलते हैं, उत्तराखंड में है। और इसके बाद दक्षिण में भी इन्होंने मठ की स्थापना की जिसको श्रृंगेरी मठ बोलते हैं, यह है कर्नाटक में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ पे हैं। राज्य पूछा जा सकता है तो पहला है उड़ीसा, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है गुजरात। तो पूर्व में, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में उड़ीसा, उत्तर में उत्तराखंड और दक्षिण में कर्नाटक, ये इनके 4 मठ हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे अब इसमें आप देखोगे तो कुछ जानकारी यहाँ पे, जो अभी ह्वेन त्सांग की बात हम कर रहे थे, तो ह्वेन त्सांग के बारे में ही कुछ जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में आयोजित एक समारोह था जिसको बोलते थे महामोक्ष परिषद। तो महामोक्ष परिषद का जो आयोजन था वो हर्ष के समय काल में होता था, प्रति 5वें वर्ष में होता था। महामोक्ष परिषद के 6ठे समारोह में प्रयाग में उपस्थित विदेशी यात्री कौन था? तो यात्री था ह्वेन त्सांग, ये आपको याद रखना। तो याद रखना है महामोक्ष परिषद जो है ये संबंधित है सम्राट हर्ष के काल से और 6ठे समारोह में ह्वेन त्सांग इसमें उपस्थित था। प्राचीन काल में जो है चीनी लेखक भारत को क्या नाम देते थे? भारत को ये नाम देते थे इन तू और थियान तू। इन तू और थियान तू ये भारत का प्राचीन काल में नाम होता था जो कि चीनी लेखकों द्वारा दिया जाता था। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तो बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। ठीक है, अब बात आ गई है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में। अब प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में हमें समझना है, तो प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के बारे में हम ध्यान से देखते हैं। नोट कर लीजिएगा, जो चीजें पीडीएफ के अतिरिक्त बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, जो चीजें पीडीएफ में है उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब प्राचीन भारत के जब स्थापत्य की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है खजुराहो के मंदिर। ठीक है, फिर आपका देखने को मिलेगा एलिफेंटा, एलोरा। तो खजुराहो के मंदिर के बारे में क्या जानकारी हमें याद रखनी है? सबसे पहली बात याद रखनी है कि यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। तो याद रखना है खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। 950 से 1050 ईस्वी के मध्य जो है निर्मित है। मंदिर का जो निर्माण है ये नागर शैली में हुआ है, यहाँ नगर लिखा है, करेक्ट कर लीजिएगा, नागर शैली में हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में यह शामिल है।
ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि इसमें एक है कंदारिया महादेव मंदिर, जो कि सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि खजुराहो मंदिर समूह में कंदारिया महादेव मंदिर जो है ये सबसे सुंदर, सबसे उत्तम मंदिर माना जाता है। ठीक है, आप देखोगे कि इसमें 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख है। वैष्णव, शाक्त, शैव एवं जैन धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलते हैं। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं, इसमें सिर्फ एक ही संप्रदाय की बात नहीं होती है, बल्कि वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जैन धर्म से संबंधित मंदिर भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मांतगेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खजुराहो समूह में कौन सा मंदिर है जो भगवान शिव को संबंधित है या भगवान शिव को समर्पित है, तो आपको याद रखना है मांतगेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि एक जैन मंदिर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य मंदिर कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिलते हैं? 64 योगिनी, ब्रह्मा, दूल्हा देव मंदिर, जिननाथ का मंदिर, ये अतिरिक्त मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि खजुराहो के जो मंदिर है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब खजुराहो के बारे में यदि कोई प्रश्न बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि गलत आप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर जानकारी आपको नहीं मिल सकती। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आप प्रिंट करा के रख लीजिएगा, लेकिन ज्यादा है 40 पेज है, आप नहीं करा सकते, बड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, यदि आप करा सको तो करा लेना, नहीं करा पाते हो तो मोबाइल में इसको सेव करके, जैसे पीडीएफ आपको शेयर की जाती है, टॉपिक शेयर करके रख लेना और इसी के आधार पे नोट्स बना लेना। मान लीजिए खजुराहो आप पढ़ रहे हो स्वयं से, और खजुराहो के बारे में कुछ अतिरिक्त चीजें आप देखते हो जो इस पीडीएफ में नहीं है, तो एक नोट्स तैयार कर लेना, उसमें खजुराहो के बारे में लिख लेना, बाकी चीजें इस पीडीएफ से पढ़ लेना। तो इस तरह से चीजें आपको करनी है। ये तो क्विक रिवीजन के लिए है कि आप पढ़ चुके हो चीजों को और आपको क्विक रिवीजन करवाना है, तो ये हमारा प्रयास है कि आपको अच्छे से चीजों का रिवीजन कराया जा सके। चलो अब देखते हैं हम एलिफेंटा के बारे में। एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा के बारे में जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि यह एक गुफा मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो कुल 7 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। ये फैक्ट है, ये पूछा जाता है। कुल 7 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं, जिनमें 5 गुफा जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 2 गुफा यहाँ पे है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये फैक्ट कई बार पूछा गया है कि एलिफेंटा में कितनी गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, कितनी गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित है, तो उसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलती है, और मंदिर निर्माण ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया। तो सबसे पहली बात कि एलिफेंटा का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासकों ने मंदिर निर्माण कराया। गुफा मंदिर है, कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफा हिंदू धर्म, 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और यहाँ पे त्रिमूर्ति शिव की भी प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। तो ये तो आपका हो गया किसके बारे में? एलिफेंटा के बारे में। एलिफेंटा के बारे में पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं एलोरा, और एलोरा को देखते हैं। एलोरा भी महत्वपूर्ण है। एलोरा की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, तो एलोरा के बारे में पता होना चाहिए। ये औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में स्थित है, और शैलकृत गुफा मंदिर के लिए इसकी प्रसिद्धि है। शैलकृत गुफा मंदिर आपको यहाँ पे एलोरा में देखने को मिलते हैं। एलोरा में भी कुल 34 गुफाएं देखने को मिलते हैं, और ये शैलकृत गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ भी जैसे आपने अभी देखा था इसके पहले एलिफेंटा के बारे में, तो एलिफेंटा में आपने देखा था कि कुल 7 गुफाएं थी। 7 गुफाओं में से 5 गुफा थी हिंदू धर्म से संबंधित, 2 गुफा थी बौद्ध धर्म से संबंधित। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुल गुफाएं हैं 34, और यहाँ पे 3 धर्मों को वरीयता दी गई है। पहला 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित, 13 से 39 तक हिंदू धर्म से संबंधित, और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। यह फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इनमें जो अतिरिक्त चीजें हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कैमरा शायद आपका थोड़ा सा चले, इसके बाद हम अतिरिक्त चीजों की बात कर लेते हैं जो इसमें है। अब इसमें आप देखोगे तो ये कैलाश मंदिर, इसमें कैलाश मंदिर भी देखने को मिलता है। शैलकृत स्थापित है, उसकी दरबार शैली में है। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसको बनवाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से चीजें आपकी बेहतर है। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद ये तो आपका हो गया एलोरा। एलोरा के बाद आता है सूर्यदेव मंदिर। ठीक है, सूर्यदेव मंदिर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो सूर्यदेव मंदिर हमें याद रखना है। अब सूर्यदेव मंदिर के बारे में क्या चीजें हमें याद रखनी है? सूर्यदेव मंदिर के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको सबसे पहली बात, इसको थोड़ा सा और 1 मिनट का समय दीजिए जिससे एक ही पेज में चीजें दिख जाए। तो ये हो गई बात अब सूर्यदेव मंदिर की। सूर्यदेव मंदिर की जब बात करते हैं तो इसको कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। निर्माण काल 13वीं शताब्दी ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। मंदिर का जो आधार है वो एक विशाल चबूतरे पर है और चारों ओर पत्थर के तरासे हुए पहिए आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया सूर्यदेव मंदिर। तो कहने का मतलब है कि जो प्रमुख स्थापत्य कला थी, जैसे कि आपने देखा खजुराहो के बाद आपने देखा एलिफेंटा के बाद आपने देखा एलोरा के बाद आपने देखा सूर्यदेव मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो आपको ये पता चल गया कि किस प्रकार के स्थापत्य आपको देखने को मिलते थे, किस प्रकार के स्थापत्य उस समय काल में आपको देखने को मिलते थे, इसकी जानकारी आपको मिलती है। इसके बाद अभी आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे कि अगला आपका जो आने वाला है वो है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। लिंगराज मंदिर जो है पूछा जाता है कहां पे है, तो सबसे पहली बात उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, नागर शैली में निर्मित है, आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है, सबसे आकर्षण भाग इसका शिखर है। ठीक है, इसके बाद आता है अंकोर वाट मंदिर। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम देखें तो विश्व में सबसे बड़े जो मंदिर समूह पाए गए हैं वो यही है, अंकोर वाट। तो अंकोर वाट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो ऐशोधरपुर अंगकोर में ये देखने को मिलता है। कंपुचिया पहले बोलते थे, आधुनिक कंबोडिया में ये स्थित है। सूर्य बर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित कराया गया है। विष्णु को समर्पित मंदिर है, द्रविड़ शैली में निर्मित है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। इतना फैक्ट आपका है अंकोर वाट के बारे में। और यदि आप इतना कर लेते हो तो भैया प्रश्न कहां से बनेगा जब आप नहीं कर पाओगे? निश्चित रूप से आप कर पाओगे। तो प्लीज यदि आपको आता है तो बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है। नहीं आता है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज चीजों को नोट कर लीजिएगा, विनम्र निवेदन है। ठीक है, और आपके लिए एक नए कार्यक्रम सोच रहा हूं, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको हम प्रारंभ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात आती है मंदिर निर्माण शैली। मंदिर निर्माण शैली जैसे आपने कहीं सुना नागर शैली, कहीं आपने सुना बेसर शैली, तो समस्या होती है भाई ये दोनों शैलियां अलग अलग कहां पे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे समय ये तो नहीं है कि हम नागर शैली के बारे में डिटेल में बताएं और द्रविड़ शैली के बारे में, लेकिन कहां पाई जाती है बेसिक हम देख सकते हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में ये प्रचलित है। इसके उदाहरण है उड़ीसा के मंदिर। ठीक है, समस्त उत्तरी भारत में आपको इस शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं और उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो इसके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला आता है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है, विशेष रूप से कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य जो मंदिर बने हैं उनमें द्रविड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, इसके बाद आता है बेसर शैली। नागर और द्रविड़ शैलियों का ये मिश्रण है, इसका दूसरा नाम है चालुक्य शैली। ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है जो तीनों शैलियां थी उसके बारे में आपने देख लिया। ठीक है, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली तीनों के बारे में आपने देख लिया। कहां पर कौन सी शैली देखने को मिलेगी इसके बारे में भी आपने देख लिया। फिर इसके बाद आती है सोनागिरी के बारे में, अक्सर पूछा जाता है यहाँ पे। तो सोनागिरी जो है स्थल है ये दतिया मध्य प्रदेश के निकट स्थित है। दतिया मध्य प्रदेश में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जैन धर्म का पवित्र स्थान है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चारों ओर सफेद जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। वर्तमान संदर्भ क्या है कि 77 जैन मंदिर इनमें पहाड़ी पर स्थित हैं। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, 77 जैन मंदिर इनमें पहाड़ी पर स्थित हैं। 26 मंदिर इनमें से गांव में स्थित हैं और इनकी कुल संख्या है 103। मतलब ये जो जैन मंदिरों का जो ये समूह है, विशेष रूप से सोनागिरी जो कि जैन मंदिरों के लिए, जैन धर्म के लिए विख्यात है, इनमें कुल 103 मंदिर आज के समय में हैं, जिनमें 77 पहाड़ी पर हैं और 26 गांव हैं। अन्य तथ्य क्या है, इनमें 57वां जो मंदिर है उसके बारे में बात होती है।
कि जो 57वां मंदिर है ये मुख्य मंदिर है और ये पहाड़ी पर स्थित है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सोनागिरी जो मंदिरों का समूह है, जैन धर्म से संबंधित जो मंदिरों का समूह है, उसमें कौन सा मंदिर मुख्य मंदिर है, तो याद रखना है कि इनका मुख्य मंदिर है 57वां मंदिर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वो कहां पर स्थित है, जैसे कि कुछ पहाड़ी पर है, कुछ गांव में है, तो वो कहां पे स्थित है, तो वो पहाड़ी पर स्थित है। और भगवान चंद्रगुप्त से संबंधित यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे एरर है, ये है भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कुछ स्थल जो थे ऐतिहासिक स्थल, उनकी बात अभी हम कर रहे थे, उन्हीं की चर्चा हमने किया था। अब एक एक करके कुछ मंदिर हैं, यहां से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो प्रयास है कि हमारा प्रश्न गलत ना हो। मंदिर, स्थान और निर्माता, तीनों चीजें एक साथ आपको देखने को मिलेगी, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में पहला, दिलवाड़ा जैन मंदिर पूछा जाए कहां पर है भैया दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो आप बताओगे दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर देखने को मिलता है। यदि पूछ लिया जाए दिलवाड़ा जैन मंदिर जो माउंट आबू पर स्थित है किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको बताना है भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा ये बनवाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है पालीताण जैन मंदिर। पालीताण जैन मंदिर के बारे में यदि हम पूछ लें तो आपको बताना है कि शत्रुंजय पहाड़ी पर ये स्थित है, और आपको यह भी बताना है कि भावनगर में ये स्थित है। किसने बनवाया है, तो आपको बताना है कि इसका जो निर्माण है, विशेष रूप से इसके निर्माण में शायद थोड़ी सी एरर है, इसका जो निर्माण है पालीताना जैन मंदिर शत्रुंजय पहाड़ी, इसके निर्माण के बारे में मैं आपको कल बता देता हूं, इसमें मिसिंग है निर्माण के बारे में, किसने इसका निर्माण कराया है, एक छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं बता दे रहा हूं। जैसे मोढेरा सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है और इसका निर्माण कराया है भीमदेव प्रथम। ठीक है, भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित कराया गया है। रथ मंदिर आप सुनते होंगे, रथ मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। इसके बाद आपका अगला आता है रथ मंदिर, और रथ मंदिर आपको देखने को मिलता है महाबलीपुरम में। ठीक है, रथ मंदिर आपको देखने को मिलता है महाबलीपुरम में, और इसका जो निर्माण कराया है ये कराया है पल्लव शासकों ने। ठीक है, तो रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने कराया है। फिर इसके बाद आता है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजौर में आपको देखने को मिलेगा, और इसका भी निर्माण कराया है राजराज प्रथम के बारे में। ठीक है, इसके बाद है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में देखने को मिलेगा, और इनके निर्माणकर्ता के रूप में जो थे उनके बारे में थोड़ी सी विवाद था, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा, लेकिन याद रखना है कि है कहां पे। तो दो के बारे में मैंने नहीं बताया है, थोड़ा सा समय लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। पालीताना जैन मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया है इसके बारे में मुझे बताना है। स्थान सबके मैंने बता दिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, पालीताण जैन मंदिर शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात, रथ मंदिर महाबलीपुरम, बृहदीश्वर मंदिर तंजौर और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, इनके बारे में हमने देख लिया है। तो कहने का मतलब है कि जो डिटेल पीडीएफ में दी गई है एकदम करेक्ट है, उसमें त्रुटियां नहीं है। जो त्रुटियां थी उसको हमने दूर करके आपको देने का प्रयास किया है। यदि कुछ यहाँ पे समझ में आई है तो उसको भी हमने दूर किया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग की बात करते हैं। आप जानते हो कुल 3 संगम हुआ था। ठीक है, और यहां से संबंधित प्रश्न बनते हैं। 3 संगम जो हुआ था, प्रश्न क्या बनते हैं, सबसे पहली बात तो पूछा जाता है कि कहां पर हुआ था। जैसे प्रथम संगम यदि हम बात करें तो प्रथम संगम जो है ये कहां हुआ था, ये मदुरई में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष थे, ये मदुरई में हुआ था। दूसरा संगम यदि हम बात करें तो ये कपाटपुरम में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके जो अध्यक्ष थे ये अगस्त ऋषि तथा तोलकापियर जो थे ये इसके अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। तृतीय संगम जो यदि हम बात करें तो तृतीय संगम भी मदुरई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। ठीक है, तो नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे। तो कहने का मतलब है तीनों संगम कहां कहां हुए हैं, सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए किस किस स्थान पे हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। अक्सर अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कहां कहां पर हुए हैं। तो 2 संगम आपके मदुरई में हुए हैं, पहला और तीसरा मदुरई में हुआ है।
द्वितीय संगम यदि हम बात करें तो द्वितीय संगम आपने देखा कि कपाटपुरम अलवाई में हुआ है, कपाटपुरम अलवाई, ठीक है, कपाटपुरम अलवाई में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई संगमकालीन बातें। अब इसमें संगमकालीन जो ग्रंथ थे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। पहला आता है तोलकाप्पियम, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तोलकाप्पियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि यह द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट है। अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का यह प्राचीनतम ग्रंथ है और इसके वर्णनकर्ता जो थे वो तोलकाप्पियर ऋषि थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से ये एक थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, सूत्र शैली में इसकी रचना हुई है, काव्य शास्त्र का भी यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और दूसरा ग्रंथ देखते हैं। दूसरा ग्रंथ आता है शिल्पादिकारम। तो शिल्पादिकारम के बारे में यदि हम बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो हैं इलंगो आर्डिगल। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इलंगो आर्टिकल का जो वर्णन है उनके बारे में यदि हम बताएं तो चोल नरेश करिकाल का पौत्र हैं ये, ऐसा वर्णन किया जाता है। पुहार या कावेरी पट्टम के एक धनाढ़ थे, ऐसा भी माना जाता है। तो इसके बारे में आपकी जानकारी कर लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इसको इग्नोर करिए, ठीक है। अब बात आती है चोल शासकों के बारे में। तो ये जो शासकों के बारे में बात आती है, यहां से चीजें आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि शासकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आई है राज के बाद राज प्रथम, यहाँ पे प्रथम नहीं लिखा है, यहाँ लिख लीजिएगा राज प्रथम के बारे में हम बात करने वाले हैं। और चोल शासक राज प्रथम के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहली फैक्ट इनके क्या है कि उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में इन्होंने मिलाया था, ठीक है। और विजित क्षेत्र के अनुराधापुरा स्थल को भी इन्होंने नष्ट किया था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो इनको पोलन, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है शब्द पोलन रुओ, ये इनकी राजधानी थी और इसका नया नाम था जननाथ मंगलम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजराज प्रथम के बारे में। इसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रथम, ये महत्वपूर्ण शासक है, इनके बारे में प्रत्येक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसकी चर्चा जरूरी है। राजेंद्र प्रथम की यदि बात करें तो चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल रहा है। बंगाल की खाड़ी में यदि हम देखें तो इन्होंने चोल झील में इसको बदल दिया था। संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को इन्होंने जीत लिया था और उत्तर पूर्वी भारत का जो आक्रमण था वो पवित्र गंगा जल लाने हेतु इन्होंने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाल शासक महिपाल को इन्होंने हराया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है राजेंद्र प्रथम जो थे ये चोल शासकों के सबसे श्रेष्ठ शासक थे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है कुलोतुंग प्रथम, ठीक है। कुलोतुंग प्रथम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आती है समित की, समित भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे शासक की बात हुई है, पल्लव शासक की बात, और बात हो रही है सिंह विष्णु की। सिंह विष्णु जो पल्लव शासक थे उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ से कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है क्योंकि यहाँ से चीजें आपके लिए पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलो एक एक करके अब देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है सिंह विष्णु की। अवनी सिंह की इन्होंने उपाधि धारण की थी। कुशाकुड़ी दान पत्र के अनुसार चोल, पांड्य, सिंघल तथा कलम्र के राजाओं को इन्होंने परास्त किया था। नरसिंह वर्मन इनको महामल्ल की उपाधि दिया था। इसके बाद आता है परमेश्वर वर्मन, लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, गुणभाजन की उपाधि इनको मिली हुई थी। महेंद्र वर्मन इन्होंने मत्स्य विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे कुछ हथियारों के भी नाम दिए हुए हैं, उस समय काल में क्या था ये आप पढ़ लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है चालुक्यों के बारे में। चालुक्यों के बारे में देखना चाहिए आपको क्योंकि चालुक्यों से संदर्भित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चालुक्यों के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। जैसे इनकी राजधानी सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या थी। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी बादामी। बादामी जो थी ये चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यदि हम बात करें चालुक्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए छोड़ नहीं सकते। पुलकेशिन प्रथम इनका वास्तविक संस्थापक था।
पुलकेशिन द्वितीय जो था उसके बारे में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली चालुक्य शासक था। 610 ईस्वी से 642 तक इसने शासन किया था। एहोल अभिलेख जो है उसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति, यह भी आपको पता होना चाहिए। महिलाओं की नियुक्ति प्रायः उच्च पदों पर आपको देखने को मिलती थी इस काल में, चालुक्य काल में। और चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम में से 2 ताम्रलेख लिखवाए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है चालुक्य के बारे में इतना याद रखिए कि इनकी राजधानी बादामी हुआ करती थी। वास्तविक संस्थापक इनका पुलकेशिन प्रथम था, लेकिन सबसे योग्य शासक जो इनका था वो था पुलकेशिन द्वितीय, ये आपको पता होना चाहिए। चोल प्रशासन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले साम्राज्य जो है वो राजा के अधीन था, फिर प्रांत होता था। प्रांत के नीचे यदि हम बात करें तो कोट्टम होता था। कोट्टम के नीचे यदि हम बात करें तो नाडु या जिले होते थे, और जिले के नीचे ग्राम सभा होती थी। ये इनका प्रांतीय शासन का विभाजन है, ऐसे परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा की चीजें हैं। अब बात आती है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य की यदि हम बात करें तो इनकी जीवन रेखा थी वेंगी नदी। इनकी स्थिति क्या थी? कावेरी नदी के दक्षिण में। इनकी राजधानी थी मदुरा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको मदुरई बोलते हैं। 26 ईसा पूर्व में एक दूत को इन्होंने रोम भेजा था। और मीनाक्षी मंदिर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही भव्य मंदिर है, इसको पांड्य राजाओं द्वारा बनवाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि चालुक्य हो गए, पांड्य हो गए, इनकी राजधानियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो राजधानी इनकी क्या थी? इनकी राजधानी थी मदुरा, और इससे पहले आपने अभी देखा था चालुक्य, चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। तो इनकी राजधानियों से संबंधित प्रश्न आते हैं, राजधानी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अब कुछ साहित्य दिया हुआ है, जैसे हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी रचना है? तो हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका, ये आपको पता होना चाहिए। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त, अभी लिखा दिया गया आपको। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि। इसके बाद ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत किसकी रचना है? ब्रह्मगुप्त की। आर्यभट्टीय किसकी रचना है? आर्यभट्ट की, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है साहित्य साहित्यकार। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंदन, सारिपुत्र प्रकरण। तो इसमें कुछ दिए हुए हैं नाम, और उनके पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से महत्वपूर्ण है, ये वाली जो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों की ये जो लिस्ट है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछे गए। जैसे मिलिंद पन्हो की रचना किसने की? नागसेन ने की। मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की? कालिदास ने की। राजतरंगिणी की रचना किसने की? कल्हड़ ने की। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने की। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने की। सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की? भास्कराचार्य ने की। मिताक्षरा की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने की, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आपका है मत्त विलास प्रहसन, इसकी रचना की किसने की? महेंद्र बर्मन ने इसकी रचना की। तो प्राचीन साहित्य वाले जो क्रम है ये आपको पता होने चाहिए। अभी कुछ और साहित्यों के बारे में हम देखेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे पतंजलि। पतंजलि ने जो साहित्य लिखा उसका नाम था महाभाष्य। यास्क ने जो साहित्य लिखा उसका नाम था निरुक्त। कात्यायन ऋषि थे, इन्होंने जो शास्त्र लिखा उसका नाम था वार्तिक। वात्स्यायन ऋषि ने जो शास्त्र लिखा उसका नाम था कामसूत्र। कालिदास ने जो रचना की उसका नाम था मेघदूत। भवभूति ने जो रचना की उसका नाम था उत्तर रामचरितम। इसके बाद आता है कुमारदास ने जो रचना की वो है जानकी हरणम। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम। भारवी की रचना कीर्तार्जुनीयम। बाणभट्ट की रचना कादंबरी। मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि। भास की रचना स्वप्नवास दत्तम। सर्ववर्मा की रचना कातंत्र, और भास्कराचार्य की रचना लीलावती, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पूर्व मध्य काल, ठीक है, पूर्व मध्य काल। और पूर्व मध्य काल यदि हम बात करें तो 800 से 1200 ईस्वी तक का था शासन था। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी के बाद कुछ फैक्ट देखेंगे और आज की जो कक्षा है वो समाप्त होगी। सबसे पहली बात पाल वंश आता है। पाल वंश में यदि हम बोले तो गोपाल को इनका संस्थापक बोला जाता है। इसके बाद धर्मपाल यहाँ पे शासक हुए। धर्मपाल को उत्साही बौद्ध कहा जाता है, और परम सौगात इनका नाम लेखकों ने अपने अपने लेखों में दिया है। और आपको बता दें विक्रमशिला सोमपुरी में बिहारों की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी, ये आपको पता होना चाहिए। धर्मपाल के बाद अगला शासक आता है देवपाल।
बौद्ध मतानुयायी था, इसने 5 गांव दान में दिए थे और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, कि किस शासक ने 5 गांव दान में दिए, तो देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे। किसके कहने पर दिया था यह अभी बताता हूं। साथ ही साथ यह भी देख लीजिएगा कि नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए इन्होंने 5 गांव दान में दिए थे। किसके कहने पे? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कई बार कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के निवेदन पर किस शासक ने बौद्ध विहार बनवाने के लिए गांव को दान दिया, गांव को दान में दिया? तो याद रखना है ये काम किया था देवपाल ने। ये महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, इस पे गौर करिएगा। आगे बात कर लेते हैं गहरवाल वंश। ठीक है, इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। गोविंद चंद्र गहरवाल इसके प्रमुख शासक थे। इनकी पत्नी थी रानी कुमार देवी, बौद्ध मतानुयायी थे। ठीक है, इनके बारे में उतनी जानकारी करना जरूरी नहीं है। इसके बाद बात आता है आल्हा उदल। ठीक है, आल्हा उदल आप नाम सुनते होंगे। ठीक है, आल्हा उदल बहुत ही आप कह सकते हैं कि इतिहास में पन्नों में बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम दर्ज है। आल्हा उदल महोबा से ये संबंधित थे, उत्तर प्रदेश से। परमादिदेव चंदेल शासक के सेना नायक थे ये, और पृथ्वीराज चौहान से परास्त हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ स्रोत इनका क्या है? पृथ्वीराज रासो से इनके बारे में जानकारी मिलती है और परमाल रासो से इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखना है आल्हा उदल के बारे में कि महोबा से संदर्भित थे। इसके बाद आता है जय सिंह सिद्धराज। इनके बारे में क्या याद रखना है? पहली बार देखने को मिल रहा है कि मस्जिदों को बनवाने के लिए इन्होंने मुद्रा दान की थी। तो याद रखना है मस्जिदों को बनवाने के लिए मुद्रा दान करने वाला जो शासक था वो था जय सिंह सिद्धराज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज नामक चालुक्य शासक थे, इन्होंने मस्जिदों के बनवाने के लिए भी दान दिया था। इसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि ज्यादातर शासक जो आप पढ़ते होंगे इतिहास में या तो मंदिरों के लिए दान दिया है, बिहारों के लिए दान दिया है। ठीक है, तो पहला शासक जो पढ़ने में आता है वो यही है जो मस्जिदों को इन्होंने दान दिया है। इसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि नागभट्ट प्रथम इनके संस्थापक थे, नागभट्ट द्वितीय थे जिनको परम भट्टारक की उपाधि मिली हुई थी, महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई थी, परमेश्वर की उपाधि मिली हुई थी। मिहिर भोज के बारे में आप सुनते होंगे, तो मिहिर भोज इस वंश का महानतम शासक था, वैष्णव धर्मानुयायी था और उसकी उपाधियां जो थी वो थी आदिवा राव या प्रभास, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सेन वंश। सेन वंश संस्थापक सामंत सेना इसका संस्थापक था। लक्ष्मण सेन इसमें प्रमुख थे जिन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और लक्ष्मण संवत का भी इन्होंने प्रारंभ किया। इसके बाद आता है बल्लार सेन, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इग्नोर करिए। ठीक है, फिर इसके बाद परमार वंश। परमार वंश के सिर्फ इतना याद रखिए किसके द्वारा इनकी स्थापना की गई है, उतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। और राजा भोज के बारे में यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये ज्यादातर जो ये प्रश्न है परमार वंश के बारे में मध्य प्रदेश में ज्यादा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दसपुर शिलालेख। जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दसपुर जो शिलालेख था मंदसौर से प्राप्त हुआ था, कुमार गुप्त के शासन काल का है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें उल्लेख है दसपुर शिलालेख में? कुमार गुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा, उनके बारे में वर्णन मिलता है। सूर्य मंदिर के निर्माण के बारे में बात की गई है और पटवाय श्रेणी रेशमी सूत बनाने वाली एक समिति थी, उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो दसपुर शिलालेख में किन चीजों की चर्चा की गई है वो आपको पता है। ठीक है, फिर आता है विग्रहराज चतुर्थ, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी परीक्षा के लिए इस देश की भी चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, जेजाक भुक्ति कई बार पूछा जाता है कि जेजाक भुक्ति क्या है, तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड का यह प्राचीन नाम है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र थे, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया था। जयसिंह या जेजा के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। इसके बाद आता है हेमचंद, महत्वपूर्ण नहीं है। देखो हमें परीक्षा के समय में जो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो हमें पढ़ना है, क्योंकि यदि हम पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो चीजों को हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, इस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारी कवर हों और वो कवर हों जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। हमें फालतू समय नहीं देना, हमें 100% नहीं तैयार करना, हम 60% ही तैयार करके जाएं, लेकिन उनमें से कम 50
50% सेक्शन ऐसे हों जिससे प्रश्न बनते हों तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें 100% करने की जरूरत नहीं है, 70 टारगेट करके चलिए, 70-75 उतने में आप चीजों को बेहतर कर ले जाएंगे। चलिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें कुछ जानकारी दी गई है, उसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। प्राचीन भारत के विभिन्न तीर्थंकरों के बारे में, जैन धर्म के बारे में मैंने आपको बताया है, वहां पे इसकी चीजें हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है कि इनके प्रतीक चिन्ह होते थे, तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह होते थे। जैसे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था बैल, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह, पार्श्वनाथ का था सर्प, नेमिनाथ का था शंख, नामीनाथ का था नीलकमल, मल्लीनाथ का था कमस और सुपार्श्वनाथ का था स्वास्तिक। तो इस तरह के इनके चिन्ह थे। ये है परशु, मल्लीनाथ जो थे, मल्लीनाथ की यदि हम बात करते हैं तो इनका जो था ये कलश था, ये सही कर लीजिएगा, कमस लिखा है, मल्लीनाथ का जो चिन्ह था वो था कलश, सुपार्श्वनाथ का था स्वास्तिक, पद्म प्रभक था कमल और शंभुनाथ का था अश्व, अजितनाथ का था हाथी। महावीर स्वामी का याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न यहाँ पे फैक्ट जो है वो बताए गए हैं। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं शैव धर्म की। शैव धर्म से संबंधित फैक्ट है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि शैव धर्म की बात करते हैं तो लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय इसको कहा जाता है। इसके प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य बसव, ये इनके प्रवर्तक थे शैव धर्म के। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप में इसका प्रचार प्रसार हुआ और यहाँ पे कुछ संप्रदाय थे इसके, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला था कापालिक संप्रदाय, इनका प्रभु केंद्र श्रीशैल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मालती माधव भवभूति कृति के अनुसार ये आपको बताया जाता है। दूसरा इनमें संप्रदाय था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की यदि हम बात करें तो 10वीं सदी के अंत में मत्स्य नाथ ने चलाया था। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में इसमें बताया गया है और बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में आधिकारिक प्रचार प्रसार इसका किया गया है। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय हो गया। नाथ संप्रदाय के बाद आता है आपका शाक्त संप्रदाय। इसमें क्या था, इसमें आप देखोगे इष्ट देवी को शक्ति के रूप में माना गया है। शैव धर्म के साथ इसके घनिष्ठ संबंध थे। प्राचीनता क्या है, प्रागैतिहासिक युग से लेकर आज तक इसकी चर्चा होती है। वर्तमान में 3 प्रमुख केंद्र हैं, कामाख्या, कांची और कश्मीर। ठीक है, शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर दिए हुए हैं, जैसे राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में देखने को मिलेगा, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये शैव धर्म से संबंधित प्रथम मंदिर है। ठीक है, अब इसमें कुछ जानकारी और है, विभिन्न संतों के बारे में कुछ जानकारी है, वो चीजें आप देख लीजिएगा। देखो, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाते समय बताया कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ के साथ अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा भी चलाई थी। तो समुद्रगुप्त ने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कौन कौन से, गरुड़, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, चक्र प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याधहनन प्रकार और बीड़ा वादन प्रकार। तो ये भी फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। 8 के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिए हुए हैं, जैसे भीतरी स्तंभ लेख है, इसमें पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। दूसरा आप देखोगे तो है अशोक स्तंभ देखने को मिलता है और मूलतः यह कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन इसे इलाहाबाद में स्थापित कराया गया। किसने करवाया, पूछा जाता है तो आपको बताना है, अकबर द्वारा करवाया गया। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त। ये आपको याद रखना है कि प्रथम शासक था जिसने सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम याद कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रथम नहीं लिखा है, कर लीजिएगा। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम क्या पड़ा, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग पड़ा। ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद सम्राट हर्ष के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इनकी राजधानी क्या थी, कौन सा विदेशी यात्री इनके दरबार में आया, इसकी चर्चा हमने पूर्व में कर लिया है, तो इसकी चर्चा अब नहीं करेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है और जितनी चीजें थी इससे संदर्भित उसको हमने अच्छे से समाप्त किया है।
कल से मध्यकालीन भारत की चर्चा हम करेंगे और मध्यकालीन भारत की प्राचीन भारत से आपकी परीक्षा में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, इसलिए प्राचीन भारत को हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देना था। तो मध्यकालीन भारत से कल हम अच्छे से डिटेलिंग करेंगे और मध्यकालीन भारत से संबंधित चर्चा शुरू करेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के बारे में कल की कक्षा में आपका अध्ययन कराया जाएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। पीडीएफ के लिए मैंने पहले बता दिया कैसे मिलेगा, तो उस तरीके से आप जाएं और पीडीएफ प्राप्त करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।